तुमने एक्चुअल में मेंस राइट्स के बारे में पॉजिटिव पॉडकास्ट बनाने के लिए मुझे बुलाया कि नेगेटिव यार पॉडकास्ट? पॉजिटिव तो आपके साथ दुनिया बना रही है ना। तो ये रिपोर्ट लिखवा सकता था, लेकिन और श्याम अकेला नहीं है उत्कर्ष, मेरे पास इतने सारे केसेस, इतने सारे लड़के आते हैं और ऐसे इतने सारे केसेस हुए भी हैं जहाँ पे इट इज द वुमन who is imposing a relationship on the man and stalking him, लेकिन वो अगर स्टैंड ले ले कि भैया मुझे नहीं रिलेशनशिप में जाना, तो she files a rape case, she files a molestation case. यार आज जो हमारे साथ हैं वो बहुत ही फिक्टिशियस चीज़ के बारे में बात करती हैं, क्योंकि वो आपको किताबों में सिर्फ पढ़ने को मिलेगा, बट असल में उसके मायने नील बटा सन्नाटा यानी कि शून्य है। वो शून्य इसलिए हैं क्योंकि इंडियन लॉ मेकर्स या उसकी लेजिटिमेसी के बारे में ज़्यादातर लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो कल्चर या वो एक ऐसे कल्चर के खिलाफ बात करती हैं जो समाज में आपको ढूंढने से नहीं मिलता है। क्योंकि वो एक ऐसी इंसान भी हैं जो इस फील्ड में अगर आप देखेंगे तो अच्छे से ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेंगी आपको ऐसी, और उन पे अक्सर अटैक कम, गालियां ज़्यादा उन्हें मिलती हैं। और अगर आप उनको ट्विटर टाइमलाइन खोल के देखेंगे तो उनके ऊपर लोग जितनी दुआएं बरसाते हैं उससे ज़्यादा उनके काम को बिना सोचे समझे उनके ऊपर टिप्पणियां करना पसंद करते हैं। सो टुडे वी हैव दीपिका नारायण भारद्वाज। वो खुद ही बताएंगी वो क्या करती हैं, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो आप लोग मुझे जज करेंगे। सो वी हैव दीपिका नारायण भारद्वाज विद अस। हाय उत्कर्ष, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपने मुझे बताने के लिए बोल के ऐसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात कर दी। बट एनीवेज मैं नटशल में बताती हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, और चाहे मेरी जर्नलिस्टिक वर्क है, चाहे मेरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का वर्क है, वो एक बहुत ही नीश स्पेस में फोकस करता है। वो स्पेस जिसके बारे में ज़्यादातर, जैसे आपने बोला कि वो कल्चर में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, और वो है मेंस इश्यूज, यानी कि आदमी जो कि औरतों के द्वारा प्रताड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के द्वारा, वो औरतों के साथ आदमी बहुत सारे मिले होते हैं, बट एसेंशली जेंडर बेस्ड वायलेंस का, जो कि समझा जाता है कि सिर्फ महिलाओं का वो है, स्पेस है उनके खिलाफ जो होता है, वैसे नहीं है। तो उसका जो दूसरा पक्ष है उसको इन अ वे मैं दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं या जब जेंडर इश्यूज़ की बात करते हैं, तो एक जेंडर है जिसको, इनफैक्ट मेरा जो पहला टेडेक्स टॉक था उसका टाइटल भी यही था, मेन द फॉरगॉटन जेंडर। तो मुझे लगता है कि वो हम भूल गए हैं कि एक आदमी करके भी एक जेंडर है जिसके अपने इश्यूज़ हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी हरासमेंट और परसिक्यूशन है। उसके खिलाफ जो है मैं काम करती हूँ और मदद करने की कोशिश करती हूँ ऐसे पुरुषों की जो इस तरह की हरासमेंट या परसिक्यूशन का शिकार होते हैं। यार मुझे आप एक बात बताइए, ये मेंस राइट होते क्या है? और मतलब खड़े होके आदमी कहीं भी यूरिनेट कर देते हैं, चलते फिरते आदमी किसी को भी गाली दे देते हैं, किसी भी औरत को घूर देते हैं, राइट? तो और बिल्कुल कौन सही। से मेंस राइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग्स हैं। ओह, तो ठीक है राइट्स ना, क्या है? वो राइट्स नहीं है, वो रॉन्ग है। ऐसो महिलाएं चोरी कर देती हैं, मेट्रो में पॉकेट मार के ले जाती हैं, है ना, यार और कहीं पे भी किसी की शर्ट फाड़ देती हैं, थप्पड़ मार देती हैं। आजकल तो ऐसी वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि महिलाओं के राइट्स नहीं है ना? तो हम किसी के रॉन्ग्स जो करते हैं लोग, उनके बेसिस पे थोड़ी ना राइट्स डिफाइन करते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एक महिला का राइट है कि कोई भी इंसान उसको थप्पड़ ना मारे ये सोच के कि वो वीक है या कुछ कर नहीं सकती। कोई महिला, उसका ये राइट है कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ ना हो। एक महिला का राइट है कि उससे अननेसेसरी पैसे की डिमांड ना हो एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में, जिसको हम डाउरी भी बोलते हैं। उसकी वजह से उसकी हरासमेंट ना हो। जो राइट्स महिलाओं के हैं वही राइट्स पुरुष के भी हैं, इसमें समझने की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। एक आदमी को कोई भी आके अगर मार दे ये सोच के कि वो वीक है और वो कुछ बोल नहीं सकता है, और अगर उसको ऑलरेडी मार दिया है तो उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, इन सब चीज़ों से अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करती हूँ तो वो मेंस राइट है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़, हरासमेंट, टॉर्चर, स्टॉकिंग, ये सब
महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे पुरुष नहीं है जिनके साथ ये नहीं होता है। जैसे एनसीआरबी का जब हम डेटा देखते हैं तो उसमें सर्टेन सेक्शंस है, राइट? जैसे सेक्शन 354 है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर क्राइम है, वहाँ पे लिखा है कितनी बार रिपोर्ट हुआ है, कितनी बार वो हुआ है, राइट? राइट। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि यार कहाँ हो रहा है ये जो दीपिका बात कर रही है, वो कहाँ हो रहा है? राइट। तो मैं उन्हें मतलब मैं बताना चाहता हूँ, फिर आप बताइएगा। लिमिटेड, मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज, वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि जैसे विमेंस कमीशन है, मेंस कमीशन नहीं है, राइट? राइट। सो डू यू थिंक कि क्योंकि एक कमीशन नहीं है, कोई एक पोर्टल नहीं है जहाँ पे ये एक डेटा गैदर हो सके और वो एक सर्टेन अमाउंट में लोगों को पता लग सके कि यार ये हो रहा है, क्योंकि इट्स वो एक फैमिली को पूरा का पूरा होता है ना, मतलब एक आदमी है बट फैमिली तो 4-5 जनों की, राइट? तो आपको क्या लगता है कि ये अभी तक लाइमलाइट में क्यों नहीं आया? क्योंकि आप इसमें 10-12 साल से काम कर रहे हो, आपने इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, आप लोगों से मिले हो, आपने बातें करी हैं उनसे, राइट? तो बट इतने सब कुछ होने के बाद भी, इतना मीडिया है, उसके बाद भी क्यों अभी तक ये नहीं पता है लोगों को? सी दो पर्सपेक्टिव्स हैं यहाँ पे उत्कर्ष। पहला तो ये कि लॉज नहीं है, ठीक है? तो अब जैसे मतलब एंडलेस लोग हैं, एंडलेस आदमी हैं। आज ही मैं मेट्रो में जब आ रही थी यहाँ पे आने के लिए, तो एक आदमी का मुझे फ़ोन आया। उसने बोला उसकी लव मैरिज थी, 6 महीने हुए उसकी शादी को, एंड हिज वाइफ स्टार्टेड प्रेशराइजिंग हिम टू फंड द बिजनेस ऑफ हर ब्रदर। ठीक है, उसने फंड किया, ठीक है, घर के पीस के लिए उसने फंड किया, बहुत पैसा लगाया, उस लड़की के ब्रदर ने लुटा दिया। उसके बाद दोबारा से उसने प्रेशराइज किया कि नहीं ये नहीं सक्सेसफुल हो पाया तो दोबारा करो, नहीं तो मतलब द थिंग्स दैट ही शेयर्ड विद मी वाज कि नस काट लेना या सुसाइड थ्रेटन करना या फिर घर में सब मतलब वायलेंस करना या गालियां देना, उसके पेरेंट्स को हरास करना, ये सब चीज़ें। तो घर की शांति के लिए दोबारा से इन्वेस्ट किया, लोन लेके इन्वेस्ट किया, राइट? उसके बाद जब उसकी अति हो गई तो फिर उसने हाथ जोड़ दिए कि भैया मैं नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, राइट? नाउ दैट वुमन हैज़ गॉन टू हर होम और इस आदमी के ऊपर डाउरी, अननेचुरल सेक्स, डोमेस्टिक वायलेंस और पता नहीं कितने सारे इसने केसेस डाल दिए। अब अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे अगर डाउरी या फिर पैसे की डिमांड कौन कर रहा है, कौन सा पक्ष कर रहा है? औरत कर रही है, राइट? बट ये आदमी जाके नहीं बोल सकता कि मेरे से पैसे की डिमांड करी जा रही है और पैसा ना देने पर मेरी हरासमेंट हो रही है, राइट? कोई सेक्शन नहीं है। तो इसी तरह से चाहे वो 498A है जो कि एक मैट्रिमोनियल क्रूअल्टी को क्रिमिनलाइज करता है, राइट? चाहे वो इमोशनल वायलेंस है, मेंटल वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस है, उसको क्रिमिनलाइज करता है। लेकिन किसके लिए? सिर्फ शादीशुदा महिला के लिए, राइट? एक आदमी नहीं 498A कर सकता, उसी तरह एक आदमी स्टॉकिंग का केस नहीं कर सकता। मैं पिछले 2 दिन से एक केस के ऊपर काम कर रही हूँ जहाँ पे शाम रुहिल नाम का 23 साल का लड़का, उसके ऊपर अंजलि नाम की कुछ 27-28 साल की औरत ने एसिड अटैक कर दिया, ठीक है? वो आज के टाइम पे PGI रोहतक में एडमिटेड है, राइट? मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। श्याम और अंजलि को एक दूसरे को जानते हुए मुश्किल से 4-5 महीने हुए थे। वो आपस में फ्रेंड्स की तरह ही बात करते थे और मैं आज मतलब इस केस के बारे में क्योंकि बहुत अभी हुआ है तो आज तक बात नहीं हुई, बट मैंने डेप्थ में श्याम से बात की कि क्या कोई फिजिकल रिलेशनशिप था, क्या वो था? कहता मैम कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था हमारा। हमारे मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मैं उसको जानता नहीं था या कि बहुत ही सिर्फ बात फ़ोन पे बात होती थी। हम लोग थोड़ा सा इमोशनली कनेक्टेड थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से जब मेरी बुआ ने मुझे बोला कि तू शादी कर ले तो मैंने उसको बता दिया, शेयर कर दिया कि मेरे घर वाले देख रहे हैं। तो उसने बोला कि तू हमारी बात कर ले। अब क्या हुआ, श्याम की आंट जो बुआ है, श्याम इज एन ऑर्फन, ही डजंट हैव हिज मदर एंड फादर। तो वो अपनी बुआ के साथ रहता था, सोनीपत में रहता है। उसकी बुआ क्योंकि सोनीपत से ही थी, उस एरिया से ही थी, उनको पता था कि अंजलि ऑलरेडी मैरिड है, उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लिया है, उसने अपने ही ताऊओं के माइनर बेटों के ऊपर प्रॉपर्टी के लिए रेप का केस करा हुआ है जिसमें से वो बरी हुए हैं। तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए एक ऐसी लेडी का, एक ऐसे गार्जियन का? मना करेगी ना शादी के लिए। उन्होंने मना कर दिया। इस लड़की ने बोला उनको कि अब तुम देखो, राइट? और वो कॉल कर रही है, वो मैसेज कर रही है। तो इसकी आंट ने अंजलि के फादर को शिकायत की तो उन्होंने बोला ब्लॉक कर दो, हम क्या करें, ठीक है ना? बट शी केप्ट स्टॉकिंग श्याम एंड शी केप्ट थ्रेटनिंग हिम कि अगर तू मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा तो तू देख लियो क्या होगा। ठीक है। इस बंदे ने उसको ब्लॉक कर दिया,
15 दिन तक कोई एक्टिविटी नहीं थी, इसको लगा चलो समझ गई होगी, बट 16वें दिन क्या हुआ, उसने 5 लीटर की एसिड से इसको अटैक कर दिया। अगर हमारे पास स्टॉकिंग का कानून होता तो ये रिपोर्ट लिखवा सकता था, लेकिन और श्याम अकेला नहीं है उत्कर्ष, मेरे पास इतने सारे केसेस, इतने सारे लड़के आते हैं कि मैम मैंने ब्लॉक कर दिया, 10 नंबर से कॉल कर रही है, फिर थ्रेटन कर रही है कि मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगी, और ऐसे इतने सारे केसेस हुए भी हैं जहाँ पे इट इज द वुमन who is imposing a relationship on the man and stalking him, लेकिन वो अगर स्टैंड ले ले कि भैया मुझे नहीं रिलेशनशिप में जाना, तो शी फाइल्स अ रेप केस, शी फाइल्स अ मोलेस्टेशन केस। आज के टाइम पे कितने सारे रेप केसेस हैं, ये रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाले। अरे भैया मतलब लड़की अगर रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहे तो उसकी चॉइस है, ठीक है ना, वो एम्पावरमेंट है। She cannot be forced to be in a relationship. She cannot be forced to marry, right? Because it is her choice. Yes. But when it comes about the choice of the boy, Yes. he is slapped with a rape case, right? तो एक तो ये है कि sections नहीं है, ठीक है, और दूसरा है कि अगर ये चीजें होती भी हैं और कोई कुछ एक्शन करना भी चाहे, तो इतना फियर है कि भैया अपने आप के लिए जस्टिस लेने के लिए जाओगे तो खुद कितने सारे केस पाओगे वो तुम काउंट नहीं कर पाओगे, राइट? तो who will go? Nobody will go, right? Nobody in their sane mind will want to invite so many criminal cases on them, right? तो जो भी लोग ये पूछते हैं कि ये दीपिका जिसकी बात कर रही है वो किस समाज में हो रहा है, मैं उनको बोलूंगी कि प्लीज मेरे घर आइए, ठीक है, मैं आपको एक दिन अपनी ईमेल बॉक्सेस दिखाऊंगी, अपने डीएम्स दिखाऊंगी, अपनी चैट्स दिखाऊंगी, और वहां पे दिखाऊंगी कि ये 100 हजारों पता नहीं कितने हजारों लोगों के साथ हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ रिकॉर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपिका के पास लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके पास भी जाते हैं, जितने भी लोग थोड़े बहुत मेंस राइट्स इश्यूज में एक्टिव हैं, हर किसी के पास हजारों लोग आते हैं। हमारे पास, मेरे पास तो एटलीस्ट बैंडविड्थ नहीं है, कभी कभार बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी फील होता है, खासकर तब जब हम ये देखते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, तो यूं एक लगता है कि यार हम फेल हो रहे हैं, कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी इतने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं इन्हीं चक्करों में, राइट? ये लिख के कि मुझे झूठा रेप का केस में फंसा दिया, डाउरी के केस में फंसा दिया, दे आर हैंगिंग देमसेल्व्स, दे आर किलिंग देमसेल्व्स। आई विश दे वुड रीच आउट टू अस एंड वी कुड टेल देम दैट डोंट डू दिस, बट बहुत सारे लोग हैं और हजारों लोग हैं जो इस तरह से सफर कर रहे हैं, and not just the man, हाँ Utkarsh, there are women also in the families, right? They are these families. The latest thing that is happening a lot with me is women reaching out to me saying कि मेरी इस लड़के से शादी होने वाली थी, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, 2 साल से ब्रेकअप हुआ है, अब जब उसको पता चला कि इसकी शादी होने वाली है तो उसने रेप केस डाल दिया। Yes, so that's अच्छा, एक चीज है कि जब आप ये बात कर रहे हो, मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यू आर नॉट कुकिंग अप द स्टोरीज, राइट? I have a certain thing to tell. Yeah. So I am going to read something, और उससे शायद ऑडियंस को ये समझ आ जाएगी what she is actually trying to say. तो आज की तारीख में there are more than 8 specific legislations, and so one is the Immoral Traffic Prevention Act, that is for women, the Dowry Prohibition Act, the Commission of Sati Prevention Act, right? The Protection of Women from Domestic Violence Act, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act, the Criminal Law Amendment 2013, that comes with the Section 354 ABCD, right? And the Indecent Representation of Women Representation Act. And then there is IPC and CRPC, right? Yeah, of course. तो अभी 2013 में जब हमारे पास ये आया Section 354, आपको पता उसकी खास बात क्या है? 354 2013 में नहीं आया, जो अमेंडमेंट उसमें नए वाले हैं, हाँ, right? जो 354 A B C D हुए हैं और फिर 376 A B C D E और आई थिंक आगे भी हैं वो सारे। उसमें एक नई खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता ही होगा, बट ऐसे मैं ये चाहता हूँ बताना कि ऑडियंस को, तो उसका जो फर्स्ट लाइन है आप सुनो और फिर आप बताना कि इसमें यार उत्कर्ष ये गलत लग रहा है मुझे, ठीक है? मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इसको पॉइंट आउट करो, लोग ये समझ लो कि क्यों ये मैं बता रहा हूँ। तो जो हमारा लॉ है वो बात करता है सेक्शन 354A, एंड इट टॉक्स अबाउट अ मैन कमिटिंग any of the followings. So they are saying that women are not capable of any crime. But why?
But that is the terminology, or that is the language of all these provisions, right, Utkarsh? Yeah. 376 also a man. So they assume that a man is born criminal. Yeah, But they 419 also assume is that also a man. Yeah. women can't commit crime. Of course. नहीं, ऐसी आईपीसी में थेफ्ट, चोरी की धारा, या फिर हाँ। ट्रेसपासिंग, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसी बहुत सारी प्रोविजन है, असॉल्ट, ग्रीवियस असॉल्ट, ये सब चीजें, ये जो सारे सेक्शंस हैं तो ऑब्वियसली जेंडर न्यूट्रल हैं, हाँ। लेकिन गोइंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये जो पूरा स्पेस है जहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक हरासमेंट हम कंसिडर करते हैं, वहाँ पे इंडिया में द लॉ प्रिज्यूम्स कि औरत कभी भी किसी आदमी के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती है। बट ये हो रहा है, राइट? ऑब्वियसली। अच्छा, अरनेश कुमार का जजमेंट आया था, राइट? राइट। तो उसमें एक फिगर आई निकल कर, जो बेंच ने एक फिगर देखी थी, वो थी कुछ 1,40,000 के आसपास एक फिगर थी, ठीक है, जो अरेस्ट हुए टोटल उसमें। तो उसमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो जब ये जो इम्पोजिशन हो रहा है, इम्पोजिशन एज इन क्राइम का, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं ना उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो इम्पोजिशन ही हुआ एक टाइप से कि आपको अपने हाथ खड़े करके बस अब ऐसे रहना है, कि अब कौन आएगा और मेरे पे कोई नया केस लगा देगा, राइट? तो मैं ये पूछता हूँ कि अभी फिलहाल आपकी नजर में इसका क्या एक सॉल्यूशन क्या होता है इन चीजों का, क्योंकि अब कुछ और है नहीं, तो सॉल्यूशन क्या है? मेरे से बहुत सारे लोग बहुत बार ये सवाल पूछते हैं उत्कर्ष कि सॉल्यूशन क्या है। मैं सिर्फ यही जवाब देती हूँ कि दो चीजें। पहला तो ये कि एक एग्जाम्पल, बांग्लादेश में भी एक डाउरी एक्ट है। अच्छा। वहां पे भी डाउरी एक्ट का मिसयूज हुआ। अच्छा। बांग्लादेश जैसी छोटी सी कंट्री ने उस लॉ को अमेंड कर दिया, लॉ में ही प्रोविजन ला दी, झूठा केस करोगे तो 5 साल की जेल और कुछ 2,000 टका या ऐसा कुछ फाइन। अच्छा। ठीक है। सो वन इज दैट सोल्यूशन। यस। द अदर थिंग इज I am bringing the reality of people and the reality of society in front of lawmakers, showing mirror to the society. That's my job as a journalist and a documentary filmmaker. My job is not of a lawmaker. Yes. It is on the lawmakers to decide what is the solution. Because if they can decide the solutions for men, for women, they should be deciding the solutions for men also. Because again, Article 15, Article 14 और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो राइट ऑफ इक्वालिटी की बात तो करते हैं, लेकिन नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दीज प्रोविजंस उन्होंने बहुत क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है। तो इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड। नाउ आई मस्ट एड ऑन हियर कि आर्टिकल 15(3) एक स्पेसिफिक एड ऑन है आर्टिकल 15 में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि महिलाओं और बच्चों के लिए, विच इज द वीकर सेक्शन, यू कैन मेक सम स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस नेवर मेंट मेकिंग स्पेशल क्रिमिनल लॉज दैट आर क्रिमिनलाइजिंग only and only one gender. Right? So I think the solution is with the lawmakers. Solution comes from an interest or even an intent. जो चीज मिसिंग है इस टाइम पे वो है इंटेंट हमारे लॉ मेकर्स की इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की। जब तक इंटेंट नहीं होगी तब तक सोल्यूशन नहीं आएगा, और इंटेंट अगर होगी दे कैन कंडक्ट रिसर्चेस। Arnesh Kumar judgment also was a result of prolonged judgments by the Supreme Court, जहाँ पे उन्होंने खुद देखा कि 498 का मिसयूज हो रहा है। मुझे लगता है अर्नेश कुमार जजमेंट के पास करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को 498 के मिसयूज को मतलब पूरा का पूरा एड्रेस करना चाहिए था। उन्होंने एक हाफ बेक्ड एड्रेसल दे दिया। तो एक और चीज इंटरेस्टिंग जो अर्नेश कुमार जजमेंट के बाद हो रही है वो है 498 में 377 का ऐड होना। तो अब हर 498 कंप्लेंट में अननेचुरल सेक्स डाल देते हैं ताकि हस्बैंड और उसके परिवार की अरेस्ट हो जाए, जो कि अर्नेश कुमार की वजह से नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये है सोल्यूशन तभी आएगा जब आप इंटेंट बना के और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करोगे, तब तक नहीं आएगा, क्योंकि लोग इनोवेटिव सोल्यूशंस निकाल लेंगे। हमारे लॉयर्स जो, सॉरी नो ऑफेंस टू एनी प्रोफेशन,
जो एडवोकेट्स बैठे हैं कोर्ट्स में वो बहुत स्मार्ट ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, वो नई नई स्क्रिप्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में इजाद करते रहते हैं। कुछ कुछ तो ऐसी हैं कि उनके ऊपर मतलब मुझे तो कभी कभार लगता है कि वो गलत प्रोफेशन में बैठे हैं, उनको बॉलीवुड में जाके स्क्रिप्ट्स लिखनी चाहिए यार, ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं वो लोग, मतलब। तो दी इन अ नटशेल द solution lies with the lawmakers, but in my perspective, in my personal opinion, अगर आप किसी भी चीज को स्पेशल कर रहे हैं, स्पेशल क्राइम है, इसको एक बहुत दूसरी दृष्टि से देखा जाता है, चाहे बलात्कार है, चाहे अब तो 498 का कोई वो नहीं रहा, चलो, लेकिन एक टाइम पे था 498 बहुत स्ट्रिक्ट होता था। जब लाए थे इस कानून को उन महिलाओं की सहायता के लिए, टू हेल्प द वुमेन हु वर टॉर्चर्ड एंड यू नो बर्न टिल डेथ, जब 1980s में बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद 498 आया था। तो these are special provisions. I personally feel there should be special provisions which are for misuse as well. मतलब आप IPC 182 जिसकी पनिशमेंट सिर्फ 6 महीने है, बाकी जो धारा है जो कि यूजुअली मतलब पुलिस कभी इस्तेमाल करती नहीं है ज़्यादातर, तो अगर आप एक स्पेशल प्रोविजंस ला रहे हैं एक सर्टन कैटेगरी के लिए, और वो सिर्फ महिलाओं का नहीं, मैं बोलूँगी जितने भी हमारे जो लॉज हैं जो कि बहुत प्रोन टू मिसयूज़ है और उनका मिसयूज़ होता है बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि एक थरो रिसर्च एंड स्टडी होनी चाहिए और उसके बाद देयर शुड बी समथिंग डन टू एड्रेस दिस। यार पर एक सच्चाई ये भी तो है कि हम रहते तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में कौन ही एड्रेस करेगा कि कुछ ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जैसे न्यूज़ हेडलाइंस बनती हैं जब, तो अगर कोई ये सुनेगा कि एक मर्द को किसी ने परेशान करा, तो ये कोई न्यूज़ हेडलाइन देखेगा ही क्यों? क्योंकि माइंडसेट तो यही है ना कि शुरुआत से औरतें दबती आई हैं, तो अगर इतनी न्यूज़ चलेगी नहीं, रिमेंबर आप ये मेरे से ज्यादा तो कौन जानता होगा, राइट? So that's what I'm saying कि अभी ऑपरेशन तो है ना महिलाओं के खिलाफ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ ऑपरेशन है, लोग बट इसीलिए बात भी नहीं करना चाहते एक मुझे बात बताओ उत्कर्ष, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना है इसलिए हम लोगों ने किसी और सेगमेंट को प्रोटेक्ट करना छोड़ा क्या? क्या हम एनिमल राइट्स के बारे में बात नहीं करते? क्या हम चिल्ड्रन राइट्स के बारे में बात नहीं करते? क्या हम और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के राइट्स के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं करते? तो बस एक आदमी है। बट मतलब आदमियों की हरासमेंट को स्टॉप करने या एड्रेस करने के बारे में बात करना, महिलाओं की ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज ना कर रहे हो आप, इसने मुझे इन दोनों चीजों में कोई रिलेशन नहीं समझ में आता है। अच्छा, इन माय माइंड देयर इज नो रिलेशन। अच्छा, एक बात है, जैसे आज ये स्पेसिफिक लॉज हैं जो बनाए गए थे विमेन को सेव करने के लिए, राइट? और कहीं ना कहीं अब इनका मिसयूज हो रहा है, राइट? तो 1400 शायद कुछ 1400 केसेस ऐसे थे जो कि गलत 2000 जब ये नया वाला अमेंडमेंट आया था तब उसमें गलत FIR हुई और पता लगा कि ये सब फेक है। 1400 कुछ केसेस थे सिर्फ दिल्ली में, ठीक है। सपोजिटली हम एक मेंस के लिए एक लॉ निकालते हैं, है ना, और वो लॉ भी उस तरीके से ही ग्रेव मिसयूज होने लगता है, ठीक है। अब फिर सामने से आएगा कि चलो हर लॉ मिसयूज हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता फिर ये उस पेट्रियार्कल सिस्टम को और आगे बढ़ावा दे देगा? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। पहली बात तो ऐसा मेंस राइट का कोई लॉ आ नहीं सकता, ओके? यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, सो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी, राइट? ऑल दैट वी आर आस्किंग फॉर इज the laws not to be used for vengeance, for vendetta. और ये नहीं बोल रहे हैं कि वो महिलाएं, मैंने जैसा बोला कि एक ambit of laws हैं जो special provisions हैं, उनको स्पेशली ट्रीट करना चाहिए अगर उनका लोग वेंडेटा और किसी भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। वो फर्क नहीं पड़ता वो आदमी मिस यूज कर रहे हैं या औरत मिस यूज कर रही है, ठीक है? तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो 354 कल को जेंडर न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन 354 के मिसयूज को एड्रेस करने के लिए भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है, तो ना तो औरत मिसयूज करेगी और ना आदमी मिसयूज करेगा। लेकिन ये बोलना कि भैया आदमी के लिए लॉ ही मत रखो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर हमारे पास मिसयूज को एड्रेस करने के लिए प्रोविजन है, पहली बात वो सबसे ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मिसयूज इज अनदर थिंग एंड मेन नॉट हैविंग लॉज इज अनदर थिंग, ठीक है? और एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी उत्कर्ष, व्हेन यू से वी आर अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इंडिया में ऐसे बहुत सारे तबके हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ अभी भी बहुत बुरा होता है, आदमी जो हैं बहुत पावर वील्ड करते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट इज एब्सोल्युटली फाइन।
But somewhere, whenever we talk about society and its progress and its growth and the future that we are building for our generations, वहाँ पे question raise होता है. What is the society that we are building for our young boys? Where they feel from the childhood itself that if they are right and the girl is wrong, she will still not be punished and he is the one who is being punished. Are we going to have a society where boys will feel extremely scared or helpless कि भाई अगर तेरे साथ किसी लड़की ने किया ना कुछ गलत, तू अपने मुंह पे टेप लगा के बैठ जा क्योंकि तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी. होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि all of this will lead to a lot of distrust, a lot of disbalance in the way genders deal with each other, right? अगर इस चीज़ को हमने एड्रेस नहीं किया, एंड आज ही सवेरे सवेरे मैंने ट्वीट भी किया था, आज ही सवेरे सवेरे एक देयर इज अ सिस्टर हु रीच्ड आउट टू मी. उनकी अपने नेबर्स के साथ लड़ाई हो गई. उसके 2 छोटे छोटे भाई हैं. आई डिडंट आस्क हर द एज, शी हैड सेंट मी एन ईमेल. तो उसने लिखा कि मैम हमारी लड़ाई हो गई और उन्होंने मेरे भाइयों को पीटा, मेरे छोटे भाइयों को पीटा. और जब हम लोगों ने असॉल्ट की FIR करवाई तो वो जो लेडी उस घर की है उसने जाके मेरे छोटे भाइयों के ऊपर मॉलेस्टेशन की FIR करवा दी. ये जो 11, 12, 13 साल के लड़के हैं, आप सोच सकते हो कि इनके दिमाग के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा अगले 4-5 सालों में जब ये इस केस को लड़ेंगे. मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको. यंग बॉय IIT के प्रीलिम्स क्लियर कर चुका था, 99.99% समथिंग लाइक दैट, बॉम्बे का. उसकी सोसाइटी में एक लेडी थी जिसकी 4 बिल्लियां थी. ये अपने फ्रेंड्स के साथ या शायद अपने सिबलिंग्स के साथ बैडमिंटन खेलता था. उसकी बिल्लियां सोसाइटी में उन्होंने उधम मचा रखा था, शिटिंग एवरीवेयर, टियरिंग ऑफ द सीट्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड पीपल वर कंप्लीटली harassed, but it did not bother to anything to her. एक दिन क्या हुआ, ये लोग जब बैडमिंटन खेल रहे थे तब उसकी कैट्स थी, इन लोगों ने भगा दिया. She got really really angry. She came barging and she physically manhandled this boy. He ran off to his house, his family. उन्होंने पुलिस बुला ली. जैसे इस लड़की को लगा कि इसके खिलाफ कुछ हो जाएगा, इसने जाके पहले मॉलेस्टेशन का केस लगा दिया. ठीक है. I'm telling you, Utkarsh, this guy got in touch with me. This was the most productive or most crucial time of his life. He was to give his mains, right? And he's an extremely brilliant child. Okay. तो अगले 4 महीने वो लड़का 354, 376 और malicious prosecution, damages, पुलिस के चक्कर, investigation officer, charge sheet, ये उसकी ज़िंदगी बन गई. आई स्पोक टू हिज फादर. मतलब वो मैं आई डोंट थिंक सो आई हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन द काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस दे फेल्ट, बिकॉज वो भी उसको कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते थे, राइट? ही इज़ अ यंग बॉय. देयर इज समथिंग दैट हैज़ हैपेंड टू हिम दैट हैज़ पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन हिज करियर. एंड दे यूज्ड टू टेल हिम कि तू छोड़ दे, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा. पढ़ाई पे नहीं. हर रोज़ मैसेज उसके, मैम आज मुझे ये जजमेंट मिली है, मैम आज मुझे ये जजमेंट मिली है, आज मैं उनको ये बता कर आया, आज CCTV, बिकॉज ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT. ही वाज अ रियली पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर IIT. इतना ब्रिलियंट उसने मुझे डॉक्यूमेंट बना के भेजा, साइटिंग ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड दैट डे. जब वो दिखा कर आया ना IO को, आके इतना डिसअपॉइंटेड था, कहता मैम हमारे को तो कोई देखता ही नहीं, हमारे को तो कोई सुनता नहीं. ऐसा कैसा लॉ है मैम? मैं उसको क्या बोलूं अब? He's just 16, 17. 17? Yeah. He was carrying on. He will carry on this for the rest of his life. यार जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो, ठीक है, जानवरों की बनती हैं डॉक्यूमेंट्री सब. मुझे एक बात बताओ पहले उत्कर्ष, इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तुमने एक्चुअल में मेंस राइट्स के बारे में पॉजिटिव पॉडकास्ट बनाने के लिए मुझे बुलाया कि नेगेटिव पॉडकास्ट? यार पॉजिटिव तो आपके साथ दुनिया बना रही है ना. अच्छा. नहीं बट इतनी भी मतलब वो मत करो ना. मतलब मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि मैं आपको शेल्टर कर रहा हूँ. क्रक्स है ये कॉन्वर्सेशन, राइट? कि आप बैठे बैठे आदमियों की इतनी बुरी वाली बेइज्जती कर सकते हो. किसी औरत के बारे में बोल दिया ना,
तो पहली That's what I'm एपिसोड के बाद saying. ही खत्म हो That's what I'm जाएगा। saying. Like the Me Too that fucking took a lot of careers away, right? ठीक है, हाँ। तो यार जोक्स अपार्ट, तो ये डॉक्यूमेंट्रीज हैं, हम आपकी सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री से स्टार्ट करते हैं, और जो अब आप नए बना रहे हैं वो कैसे क्या पहली डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताइए आप मुझे। पहली डॉक्यूमेंट्री के बारे में तो फिर बोलोगे तो टेक्निकली मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री was a project that was funded by UNDP. It was in solid waste management. अच्छा, Okay, that was my first documentary. I started making documentaries when I was a student, journalism student. वहाँ पे रहते रहते मैंने 3 documentaries बनाई थी. Solid waste management, election problem, and the livelihood issues of rural postal employees. One of them got an award as well, Jivika Livelihood Award. My first feature-length documentary film was Martyrs of Marriage. But एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वो ये है कि जो कि ये उन लोगों के लिए खासकर इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे बहुत एंटी वुमेन और ये सब बोलती हैं। मार्टर्स ऑफ मैरिज से बिल्कुल मतलब जब मार्टर्स ऑफ मैरिज का बर्थ हुआ आई वुड से, उससे इमीडिएटली पहले बहुत सारे लोगों को पता है मैं इस स्पेस में इसलिए आई बिकॉज समथिंग रियली रॉन्ग हैपेंड इन माय ओन फैमिली। और वो रॉन्ग होने से जस्ट पहले मैंने एक यूनाइटेड नेशंस वुमेन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, यूएसएड काउंटरपार्ट इंटरनेशनल, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमेन के ऊपर थी। गरिमा उसका नाम है, आज भी वो कोई देखना चाहेगा तो मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कि बहुत बायस है औरतों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आई मेड दैट डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो विद माई हार्ट एंड सोल इन इट, विद अ कंप्लीट बिलीफ दैट you know these women have gone through a lot and this provision helps them. तो तब PWD-VA उस टाइम पे आया था और उसकी मतलब अवेयरनेस वगैरह के लिए वो फिल्म बनी थी। और तब मुझे कभी भी नहीं पता था कि लाइफ में आगे जाके ऐसा हो जाएगा कि आपको बोलेगा कोई कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस करी जब आपने नहीं करी है। तो एनीवेज, सो मार्टर्स ऑफ मैरिज स्टार्टेड इन 2012. In 2011 my family went through a very bad experience. जहाँ पे हमारे को फॉल्स एक्यूजेशंस का शिकार बनाया गया। एक टेम्पलेट FIR, टेम्पलेट कंप्लेंट नॉट FIR, जहाँ पे डाउरी और इतना दहेज मांगा और 3 कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया और दुपट्टा से मारने की कोशिश की। These words carry a lot of weight. But if you go to any person who is sitting in the court, they will tell you that exactly these 3 lines form a part of 3,000 complaints. 3,000? 3,000 is just a number. Probably 50,000, right? सब में यही होता है, exactly standard terminology. But जब जिसके ऊपर ही allegations लगती हैं, उन्होंने अगर कुछ नहीं किया है तो then only they understand the depth of hearing something like this when you have not done it. तो एनीवेज मेरा जो फैमिली इशू था वो तो सॉल्व हो गया था बिकॉज मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और मैंने अपनी फैमिली के जब प्रॉब्लम है तो अच्छी वाली इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तो दैट इशू गॉट सॉल्व्ड, बट इट काइंड ऑफ चेंज्ड माई लाइफ। मुझे आज भी वो शब्द याद आते हैं जब हम लोग कोर्ट में खड़े थे एंड द वुमन हु वाज रॉन्ग इन दिस एंटायर सिनेरियो, उसकी सिस्टर ने बोला देयर इज नथिंग फॉर यू टू वरी, यू आर अ वुमन, every law is on your side. And I said, this is wrong. This is not correct, right? Just because she is a woman, she cannot go around destroying lives. And I will do something about it. तो 2012 में मार्टर्स ऑफ मैरिज का मैंने सोचा कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी। उस टाइम पे उत्कर्ष ऑनेस्टली मैंने काफ़ी बार ये बात शेयर भी की है। उस टाइम पे सिर्फ ये था कि मैं एक्सचेंज फॉर मीडिया नाम की कंपनी में काम करती थी as a senior correspondent, and life was absolutely fine, great. I was doing great in my job. मैंने अपने बॉस से बोला था, सुपर बॉस जो थे मेरे, he happened to be my college senior also, super college senior. तो मैंने उनको बोला, sir, give me 1 year, and he knew about the problems that were happening in my family. I said, give me 1 year. There are a lot of people who are committing suicide because of false dowry cases, false 498. The only thing that I really want to give back to the society is कि अगर मैं एक फिल्म बना पाऊँ जिससे लोगों को पता चले कि भाई बहुत लोगों के साथ हो रहा है, don't end your life, this is not the end of life. That was the only intent. और मुझे लगा मैं डॉक्यूमेंट्री बना के, मैंने कहा सर 1 साल दे दो, मैं डॉक्यूमेंट्री बना के I'll come back to the job and I'll rejoin. तो मैंने रिज़ाइन भी नहीं किया, शायद आज तक रेजिग्नेशन नहीं है मेरा उस जॉब में। तो he said please go ahead. तो
तब मार्टर्स ऑफ मैरिज की मैंने शुरुआत की थी, एंड जो देखा और जो महसूस किया तब समझ में आया कि जो हमारे साथ हुआ वो तो 2% भी नहीं है जो एक्चुअली लोगों के साथ होता है। FIR फाइल होती है, माँ बाप बहन भाई सबको जेल जाना पड़ता है। 2011-12 में चीज़ें बहुत बुरी थी, 2014 के बाद थोड़ा सा चेंज आया, तो मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी। सो मार्टर्स ऑफ मैरिज वाज फर्स्ट प्रोजेक्ट। थैंकफुली इट वाज रिसीव्ड रियली वेल। वी हैड स्क्रीनिंग अक्रॉस 22 cities in India and abroad also, and it eventually landed on Netflix. Martyrs of Marriage बनाते टाइम, this was 2012 like I said. 2012 दिसंबर में निर्भया हुआ था. It shook all of us. It was a very very horrible incident. तो उसके बाद लॉज फिर अमेंड कर दिए गए. तो काइंड ऑफ मैं सिमिलैरिटी देखती हूँ. जिस तरह से 498 एक बहुत ही हीटेड इन्वायरमेंट में आया था जब डाउरी डेथ्स के बहुत सारे केसेस थे और बहुत प्रोटेस्ट्स होते थे, तो 1983 में 498 आया उन प्रोटेस्ट्स की वजह से. 2012 में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, 376 को फटाफट से अमेंड कर दिया. तो हालांकि मैं डॉक्यूमेंट्री 2012 से 2016 मार्टर्स ऑफ मैरिज बना रही थी, बट मैंने जर्नी अपनी आंखों के सामने देखी है रेप लॉज के मिसयूज़ की. अमेंड होते ही उसके बाद मेरे ख्याल से 6-7 महीने के बाद एक टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली में जो रेप के केसेस में एक्विटल्स हैं वो 75% बढ़ गए हैं. राइट? क्यों? क्योंकि फॉल्स रेप केसेस लोग धड़ल्ले से करवा रहे हैं. राइट? तो इस वजह से लॉ अमेंड नहीं हुआ था, इस वजह से लोग सड़कों पे नहीं गए थे, इस वजह से प्रोटेस्ट नहीं हुए थे. तो उन 4 सालों में मैं ज़्यादातर, मतलब ऑब्वियसली 498 है तो मेजॉरिटी उसके मिसयूज़ के लोग मेजॉरिटी मेरे पास आते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सफरिंग्स. बट फिर बहुत सारे लोग आने लगे कि इसको फॉल्स रेप में फंसा दिया, चाचा को, ताऊ को, भाई को, हस्बैंड के भाई को, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग. तो तब मैंने सोचा था कि ऑब्वियसली ये तो श्योर हो ही गया था कि प्रोबेबली आई एम नॉट लीविंग दिस स्पेस एंड गोइंग बैक टू माई जॉब और द लाइफ दैट आई हैड बिफोर. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जितना टाइम 498 के मिसयूज़ को एड्रेस करने में लगा, लगभग 30-32 साल फॉर अरनीश कुमार जजमेंट टू हैपन, उतना टाइम रेप लॉज के मिसयूज़ को एड्रेस करने के लिए नहीं लगना चाहिए, बिकॉज रेप इज़ अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस. A woman who goes through a sexual abuse, sexual assault, they know the repercussions, and it is the worst thing that you could do and to any human being, right? And for people to make a mockery of such a heinous offense, it's awful. It's just so bad. मतलब मुझे तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है. I don't know if you remember or not, but ये गाजियाबाद गैंग रेप केस I think सब लोगों ने देखा है, right? तो there are women who are going to this extent to fake it, right? तो मुझे लगा इतना ज़्यादा जर्नी नहीं होना चाहिए 376 का मिसयूज़ का. आई नीड टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इट राइट नाउ. तो 2018 टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि माई नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री इज गोइंग टू बी ऑन rape law misuse. So I completed India Sons last year. We've been doing screenings across India and it should be out soon. तो अभी ये कहाँ पे देख सकते हैं लोग? हम लोग अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर रहे हैं इंडिया सन्स को, www.indiasons.com, and people can go and watch it. It's not yet there, but it'll be there very soon. ठीक यार. जब आप, और एक रीज़न ये भी है कि हालांकि सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, खासकर ये रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज से रिलेटेड केसेस के बारे में. Everybody knows this is happening in the society. A lot of people, at least people who are in the who are aware of what's happening in the society, know that there are a lot of these cases. But India Sons did not get any OTT acceptance. हाँ यार, इस पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ पर्सनली. इसके पीछे एक रीजन है मुझे जो लगता है. हम अपने आप को वोक और कल्चर्ड और प्रोग्रेसिव दिखाने में इतने ज्यादा माहिर हो चुके हैं कि हमें ये देखना ही नहीं है कि हमारे आसपास जो और चीजें हैं वो कितनी इफेक्ट कर रही है. अब अगर हम विमेंस राइट पे बात करेंगे तो हम ज्यादा वो दिखते हैं अच्छे स्क्रीन पे, राइट? एम्पैथेटिक और जैसे ही हम ऐसे इस पे पहुंचते हैं मेंस राइट पे, अबे किसको राइट चाहिए. तो अब जो ये फीलिंग है, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा था, राइट, और आपने बोला यार तू इतना मजाक कर रहा है ना, और आपने बोला कि अगर तू यही काम महिला के साथ कर तू गायब है, राइट, तू जेल के अंदर. ऐसा क्यों है फिर? मतलब अब ये इतना इगैलिटेरियन सोसाइटी है ना
आपने खुद बोला फंडामेंटल राइट्स है जो egalitarian के बारे में बात करते हैं, egalitarian अप्रोच के बारे में, बट नहीं है ना आज की तारीख में। एगैलिटेरियन तो नहीं है हमारी हाँ। सोसाइटी, किसी भी तरह से एगैलिटेरियन लॉज नहीं है। लॉज भी egalitarian नहीं है, लॉज तो बट हाँ, तो कैसे होगा फिर ये अब इस टाइम पे? सी आई थिंक मैं हमेशा वो लोग भी जो पुरुष भी मेरे पास आते हैं, और a lot of these guys are very young, some in their early 20s or late 20s, तो बहुत अंदर गुस्सा है, राइट? बिकॉज आप पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पे आपको इतना इल ट्रीटमेंट हो रहा है, आप कोर्ट में जाओ, वहाँ पे आपको आपका चेहरा देख के और जेंडर देख के प्रिज्यूम करा जा रहा है ना, मतलब सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली पेंट अप एंगर और फ्रस्ट्रेशन तो बहुत है ही। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एंड ऑल ऑफ दैट। आई ऑलवेज टेल देम change is a very, very long drawn process, right? The most comfortable state of a human being is to be in the comfort zone of how they are, right? Change is problematic. Change makes you uncomfortable. It makes you think, right? The more and more these things will happen, the more and more people will talk, the more and more society will probably tread towards being an egalitarian society. आई डोंट थिंक कंप्लीट एगैलिटेरियनिज्म वेस्टर्न सोसाइटी में भी है, हालांकि उनके लॉज जेंडर न्यूट्रल हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे आदमी हैं जो सफ़र करते हैं। मेंस राइट्स इज़ अ ह्यूज थिंग ओवर देयर, इनफैक्ट बिगर प्रॉबली इन इंडिया, नॉट इन टर्म्स ऑफ मासेस बिकॉज पॉपुलेशन का डिफरेंस तो रहता ही है, बट इट्स अ थिंग ओवर देयर एज वेल। उनके भी कोर्ट्स में बायसेस हैं, उनके भी वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी egalitarian नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ सोसाइटल चेंज। और मैं इन आदमियों को जो मेरे पास आते हैं बहुत गुस्सा होके और बहुत फ्रस्ट्रेशन में, तो मैं उनको ये भी बोलती हूँ यार ऐसा मत सोचो कि औरतों के लिए अभी भी ये दुनिया बहुत सही है, राइट? बहुत सही है। उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, अभी भी बुरा होता है, और प्रॉब्ली आने के टाइम में शायद कम होगा, लेकिन तब भी होगा। और उनको जो राइट्स मिले हैं, ऐसा नहीं है कि 498 एकदम से आ गया, हाँ। ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एकदम से आ गया, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बिल एकदम से आ गया। आई रिमेंबर आई थिंक विशाखा गाइडलाइंस वर पास्ड इन 1999, राइट? एंड आई थिंक द लॉ इवेंचुअली केम इन 2016, राइट? सो women have also fought for very long. Yes. And a lot of these women have fought for their legitimate rights, right? After a long, long struggle. Now, of course, there are some really, really bad elements out there in terms of women out there who are abusing their laws. But at the same time, there are men who have misused their power, right? They have misused their force. Yes. They have misused their privileges. So I think it's a churn of society. Yeah. है ना? मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम डोंट यू गेट टायर्ड एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई डोंट गेट टायर्ड, इट्स अ चेंज, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव टू सैक्रिफाइस देमसेल्व्स फॉर इवेंचुअली समथिंग गुड टू हैपन, लाइक वुमेन डिड, प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ मेन विल हैव टू डू एज वेल। यार पता है क्या, ये जो मैं आपको ट्विटर पे देख रहा था, लोग वहाँ आपको बहुत ऐसे अब्यूजिव कंटेंट के साथ नमस्कार करते हैं सुबह उठ के। उन्हें लगता है कि एक लेडी है जो फिक्टिशियस बातें करती है, पर इसे पैसा बहुत मिल रहा है, अंधा पैसा मिल रहा है, ये मर्सिडीज चला रही है क्योंकि ये पुरुषों के राइट्स की बात कर रही है, ठीक है? और आई थिंक they find you very bougie and gaudy sort of person because they think that it's $1 million industry that you are in. Wow. Because you are making all those movies on Netflix and people are looking at you. So I have a question, right? नहीं आप फिर भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लो तो मैं जवाब दे दूँ। My question is, कितना कमा लेती हैं आप एक महीने में इन चीजों से? सुन लीजिए। जब मार्टर्स ऑफ मैरिज फिनिश हुई थी 2017 में, मेरा पूरा 2016 में हमने रिलीज किया था, 2017 एंड तक मेरी स्क्रीनिंग्स चल रही थी। उसके लिए स्क्रीनिंग्स के लिए मैंने क्राउड फंड रेज किया था 12 लाख का। 12 लाख में हम लोगों ने 22 शहर, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, और बहुत सारे खैर लोग थे जिन्होंने अपनी स्क्रीनिंग्स जो थी, जो सिटी वाइज स्क्रीनिंग्स थी, वो खुद
हैंडल कर ली थी, बट मेजॉरिटी इस क्राउड फंड से गई थी। अब 12 लाख को डिवाइड कर लो आप 20 में भी, ठीक है। किसी भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने इंसान को पता होगा कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराने की एक छोटे से जगह पे भी 200 लोगों के लिए क्या कॉस्ट आती है, राइट। इन अ नटशेल 2017 में मेरा अकाउंट बैलेंस इतना था कि आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, सो आई जॉइंड अ स्टार्टअप। ओके, एनीबडी कैन गो एंड इंक्वायर एंड मीट द पीपल हु आई, इनफैक्ट मैंने तो वीडियो भी डाली हुई है अपने ऑफिस की, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। I had to join a job because I did not have any money, right? And thankfully Netflix deal happened. Netflix की डील में जो मुझे 4 महीने में एक बार पैसे मिलते थे, वो मैं 2011 की अपनी जॉब में 1 महीने में कमाती थी, उससे ज्यादा, ठीक है। और इंडिया सन्स बनाने में जो पर महीने मैंने अपने आप को पैसा दिया है, वो मेरी जो पहली जॉब थी ना, पहली जॉब, उससे भी कम है, जब मैंने अपनी जिंदगी, अपना करियर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आई थिंक दैट शुड टेल पीपल कि मैं कितना पैसा कमा रही हूँ, राइट, और कितना $multi-million इंडस्ट्री है। मैं तो सबको इनवाइट करूंगी यार, मतलब अगर कोई मल्टी क्रिप्टो है, जब लोगों को लगता है कि वहां पे बहुत पैसा है तो इन्वेस्ट करते हैं ना, प्लीज मेंस राइट में इन्वेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ इन्वेस्ट कीजिए, अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, अपनी जिंदगी इन्वेस्ट कीजिए, आप मिलियनेयर बन जाएंगे मेरी तरह। पर फिर प्लीज मेरे को आके फिर जूते मत मारना कि इस बंदी ने हम लोग को मिसगाइड कर दिया। तो आई थिंक दे विल गेट टू नो हाउ मच मनी इज देयर इन दिस। यार अब मतलब सारी बात तो इन एंड आउट है, ठीक है। अभी जो ये लोग सुसाइड कर रहे हैं, एक बार उनके, और जो लोग ये परेशान हो चुके हैं इस लॉस के कॉन्सेप्ट से, उनके लिए कोई आपका, कोई भी आप उन्हें बताना चाहते हो कि यार ये तरीका है, जस्ट डू दिस एंड डोंट बी द विक्टिम ऑफ व्हाटएवर यू आर सिचुएशन इन, एंड जस्ट सो लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, जो चीज़ मुझे हर रोज़ परेशान करती है वो ये है कि डिस्पाइट सो मेनी पीपल नाउ वर्किंग ऑन मेंस इश्यूज, और अगर आप एक बार भी लिख दो फॉल्स 498 है या फॉल्स केसेस ऑन मेन गूगल पे, आजकल सब मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन से आसानी से कनेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे आपको अपने जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आदमियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कितने ही सफरिंग में ना हो, एक तो किसी को बताते नहीं है, और अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा घुट जाते हैं, या फिर अ लॉट ऑफ मेन बिकम अल्कोहलिक। तो सुसाइड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सुसाइड्स की स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो 95,000 अप्रॉक्सीमेटली टू 1 लाख आदमी हर साल इंडिया में सुसाइड करते हैं। वन ऑफ द मैक्सिमम सुसाइड्स दैट हैपन अक्रॉस द वर्ल्ड हैपन इन इंडिया। और सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है वो ये है कि इन सुसाइड्स के पीछे जो एक्चुअल कॉजेज़ हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में भी हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट परसेंटेज है इन सुसाइड्स की वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स को कोई डिफ़ाइन नहीं करता है। अब हम तो इतने सारे सुसाइड केसेस देखते हैं जहाँ पे बंदा सुसाइड नोट लिख कर गया है, वाइफ से हरास था, इन लॉज से हरास था, बट उनकी कहीं पे कैटेगरी नहीं है कि भैया ये इनको हरास किया जा रहा था मैट्रिमोनियल इश्यूज़ की वजह से, इस वजह से सुसाइड किया था। सो दिस रिमेन्स टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। कल रात को भी एक आदमी ने मुझे अपनी वीडियोस भेजी कि मैम मैं सुसाइड करने वाला हूँ और मैं वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन शायद मैं ये कर ही लूँगा, तो आई जस्ट वांट टू टेल द वर्ल्ड कि मैं किस लिए सुसाइड कर रहा हूँ। तो आई इमीडिएटली रीच्ड आउट टू हिम। मैंने रात के 1:30 बजे उस बंदे को फटाफट से व्हाट्सएप पे फ़ोन किया, अपने कोलीग्स को फ़ोन किया कि लेट्स रीच आउट टू हिम, ही हैज सेंट मी सुसाइड वीडियोज़ एंड वी गॉट टू टॉक टू हिम एंड टेक हिम आउट। थैंकफुली दिस गाय रिस्पॉन्डेड टू मी। मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था, इट वॉज टू लेट, आई डिड नॉट नो इफ़ आई शुड कॉल हिम, क्या इन्वायरमेंट है, अदरवाइज मैं कॉल कर देती हूँ यूजुअली। ऐसे बहुत सारे मिडनाइट हम लोगों ने सुसाइड्स हैंडल किए हैं। तो थैंकफुली ही रिस्पॉन्डेड एंड आई टोल्ड हिम कि लिसन, हर साल 1 लाख लोग करते हैं, आप भी उनमें से एक नंबर बन जाओगे। देयर इज अ केस इन माय डॉक्यूमेंट्री इंडिया सन्स बाय वेयर अरविंद भारती, young, bright,
man from Delhi, 33-year-old, died by suicide, left a 23-page suicide note. वो 10 साल से अपनी वाइफ, जो कि बाद में एक्स वाइफ हो गई थी, उसके लीगल टॉर्चर को 10 साल से झेल रहा था। 10 साल पहले उसने झूठा डाउरी डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, वो बंदा लड़ा, सालों साल लड़ता गया, अपनी फैमिली को रेस्क्यू किया, फिर उसके बाद डिवोर्स किया, फिर उसके बाद भी उसके पीछे पड़ी रही, अगेन स्टॉकिंग, क्रेजी केस ऑफ स्टॉकिंग, राइट। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं करता था। तो इवेंचुअली एक दिन ऑफिस के बाहर गई इसका सारा का सारा सामान उठा के और निकल ली। सब कुछ सीसीटीवी में कैप्चर्ड है। दैट डे दिस मैन लॉस्ट इट। उसने इसके ऊपर एक झूठा रेप केस भी कराया था, जिसमें दोबारा 15 दिन जेल गया आफ्टर दे गॉट डिवोर्स्ड, राइट। तो अरविंद की कुछ लाइंस हैं जो मुझे हमेशा ज़िंदगी में याद रहेंगी, और आई थिंक वो काइंड ऑफ क्रक्स है उन लोगों का जो सुसाइड चूज करते हैं। कि ही रोट कि इंडिया में सुनवाई सिर्फ औरतों की होती है, आदमी तो पैदाइशी बॉर्न क्रिमिनल है, और ना ही मुझे पूरी ज़िंदगी न्याय मिल पाया, और मुझे पता है कि मुझे मरने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। ये उसके सुसाइड में एग्जैक्ट लाइंस थे। एंड एक्चुअल में अरविंद के सुसाइड के एक हफ्ते तक एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई थी। उस बंदी का अरेस्ट तो छोड़ो। आई वेंट देयर, गैदर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, प्रोटेस्टेड आउटसाइड द पुलिस स्टेशन। तब उन लोगों ने एफआईआर रजिस्टर किए, और 4 महीने, उत्कर्ष 4 महीने, जहाँ पे एक औरत के वर्ड्स, स्टेटमेंट्स के ऊपर आदमी को उठा के जेल में डाल देते हैं, वहाँ पे 4 महीने उन लोगों ने थरोली इन्वेस्टिगेट किया उस केस को, कि is she really responsible for his abetment or suicide or not? And then they arrested the woman because they gathered endless evidences where she would threaten him, she would, do all such things which drove him to suicide. वो लोग जो suicide के बारे में सोचते हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, please don't do it. ये 4 साल, 5 साल, या let's say 10 साल, 15 साल भी अगर हो जाए, ये साल जो मोस्ट डिफ़िकल्ट फेस होता है इन बैटल्स को डील करने का, ये आपकी एक बहुत बड़ी जो ज़िंदगी है उसका एक छोटा पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। इसको पूरी ज़िंदगी मत बनाइए। अपने केसेस लड़िए, प्रेसिडेंट सेट कीजिए, जैसे बहुत सारे लोगों ने किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अरनेश, राइट, ही टुक हिज बैटल टू द सुप्रीम कोर्ट। आज उस जजमेंट की वजह से लाखों लोगों की मदद हुई है, राइट। आप अपनी बैटल को एंड तक लेकर जाइए, बीच में गिव अप मत कीजिए। आई नो इट इज़ वेरी ईजियर सेड देन डन, लेकिन इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, राइट। औरतों की जो राइट्स के लिए, लॉज के जो लड़ने वाले हैं, वो लोग हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लगा के लड़ते हैं। तो देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग people who want to work for men's issues to file either public interest litigations, या PILs भी छोड़ दीजिए, अपने ही केस को एक एंड तक लेकर जाइए, and try to have some landmark decision जो कि सिर्फ आपको नहीं और बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। क्योंकि सुसाइड हज़ारों कर चुके हैं, उनकी वाइफ्स का अरेस्ट नहीं होता। हम लोग महीने दर महीने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे सुसाइड हो जाता है। वाइफ की साइड का, उसकी फैमिली का बहुत कम केसेस हैं जहाँ पे कुछ अरेस्ट होता है या उनके खिलाफ कोई एक्शन रिवर्स में हो जाता है। 306 रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद भी कुछ बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, please do not think of ending your life. There is recourse available, there is guidance available. बहुत सारी मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस टाइम पे इंडिया में। देयर इज सेव इंडियन फैमिली, उनका हेल्पलाइन नंबर है 8882498498। देयर इज सहोदर ट्रस्ट, उनका हेल्पलाइन नंबर है 9811850498। देयर इज़ नेशनल काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स, उनका नंबर अभी मुझे याद नहीं है, बट अगर आप KD झा NCM सर्च करेंगे आपको उनका भी नंबर मिल जाएगा। पंजाब यूथ क्लब ऑर्गेनाइजेशन इन पंजाब, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब, छोटे छोटे पॉकेट्स में बहुत सारी। देयर इज़ भाई इन भोपाल, बहुत सारी हैं अब। तो आप प्लीज़ उनसे जाके जुड़िए, अपने जैसे लोगों से मिलिए। डोंट लूज़ होप, डोंट गिव अप ऑन लाइफ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अपने पेरेंट्स से, जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया है, इतना केपेबल बनाया है, उनसे ज़्यादा कोई भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। और आप जब चले जाते हैं तो उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन लाइफ, एंड